एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिटवर्स बाय अंकिता। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करी थी, दैट वाज अंतापुरा। एंड यस, हमने ब्रीफली इस टॉपिक के बारे में बात करी है विद समरी एंड की पॉइंट थीम एंड लिटरेरी वर्क। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय अनीता देसाई, दैट इज़ अ क्लियर लाइट ऑफ डे। ठीक है, ये भी हमारी स्टोरी की थर्ड वीडियो है, मतलब इसमें भी एक स्टोरी है जो कि एक फैमिली के अराउंड, ठीक है, और बहुत ही अच्छी है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अ क्लियर लाइट ऑफ डे बाय अनीता देसाई इज़ अ poignant novel set in post-partition India, focusing on lives of the Das family. The story revolves around siblings Bim, Tara, Raja, and Bama, who are brought together by the memories of their childhood home in Old Delhi. तो व्हाट इज़ द स्टोरी? एक्चुअली एक दास फैमिली है जो जिसके बारे में ये स्टोरी है, जिसको लिंक किया गया है किससे? पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि जब पार्टीशन का टाइम पीरियड था, इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहा था, ठीक उसी के बेस पे एक फैमिली के बारे में बताया है जिसमें भी डिवीज़न हुआ है, तो उसको दोनों को लिंक किया गया है। ठीक है, जिसमें मेमोरीज़ के बारे में बात की है, यानी कि इसमें एक स्टोरी होगी जो प्रेजेंट की होगी और दूसरी स्टोरी होगी जो दूसरा ट्रैक होगा वो पास्ट का चल रहा होगा। ठीक है, और कहाँ का है? ओल्ड दिल्ली का है। The novel explores theme of time, memory, and family dynamics. Bim's sister in the central character, her autistic brother Baba, who has taken on the responsibility of caring for her autistic brother Baba. While Raja and Tara have moved on with their lives, Bim's struggle reflects her deep sense of duty and the complexities of family relationships. तो इसमें क्या बताया है नोवेल की थीम है एक टाइम और मेमोरी की, जो कि फैमिली डायनामिक की बात कर रही है। इसमें चार भाई बहन हैं जिनकी बात इसमें की गई है। बिम यानी बिमला, राजा, तारा एंड बाबा। बाबा सबसे यंगर इनका ब्रदर है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिम के ऊपर। इवन जो राजा और तारा है, समहाउ वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं, बट बिम स्टक हो जाती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। स्किलफुली कॉन्ट्रास्ट द पास्ट एंड प्रेजेंट, शोइंग हाउ द सिबलिंग्स शेयर्ड हिस्ट्री शेप्स देयर करंट लाइव्स। द नोवेल इज अ मेडिटेशन on the passage of time, the inevitability of change, and the pain of unspoken grievance. Through its lyrical prose and an intricate character development, a clear light of day delves into the emotional landscape of a family that, despite its fractures, is bound by a shared past. The novel is a reflection on the enduring power of memory and the need for reconciliation. The brief overview captures the essence of the novel, highlighting its central theme and character dynamics. तो what is the paragraph saying here? that कि जो नोवेल है वो किसके अराउंड घूम रही है? वो अराउंड घूम रही है मेमोरी के और एक शेयर्ड पास्ट के, मतलब एक ऐसा पास्ट जो कहीं ना खो गया है, ठीक है, और उनकी सिर्फ मेमोरी बची है। वो सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, किसके अलावा बिम के, यानी कि बिमला के। बिमला आज भी उन्हीं पलों में फंसी हुई है, आज भी वहीं रहती है, आज भी अपनी जिम्मेदारियां उठा रही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि क्या है अ क्लियर लाइट ऑफ डे। सो व्हाट इज़ द स्टोरी हियर? चार बहन भाई होते हैं जो साथ में रह रहे होते हैं। पहले दिखाते हैं प्रेजेंट का प्लॉट की सेटिंग है प्रेजेंट 1970 की। ठीक है, 1970 में जो बिमला की यंगर सिस्टर है तारा, वो इंडिया वापस आ रही है। कहाँ से? यूएसए से, जो कि यूएसए में शिफ्ट हो गई है विद हर हस्बैंड बकुल। तो तारा अपने हस्बैंड बकुल के साथ यूएसए में रहती है और वहाँ से वापस आ रही है क्योंकि राजा की बेटी की शादी है हैदराबाद में। ठीक है, तो उसको अटेंड करने के लिए, जो कि डायरेक्टली आती है अपने पुराने घर में जहाँ पे बिमला और बाबा दोनों रहते हैं। जहाँ पे वो बिमला से क्वेश्चन करती है, विल यू कम विद अस? तो वहाँ पर बिम जो है वो मना कर देती है। सो व्हाट
इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। यहाँ पे स्टोरी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे बात हो रही है 1940 के आसपास की। और इसमें बिमला, और इसमें जो पास्ट दिखाया जाता है वो होता है कि इसमें थोड़ा एडल्ट का पास्ट दिखाया जाता है कि जो तारा है वो अपने नेबर्स के घर में ज़्यादा रहती है। जो बकुल का घर है वहाँ पे वो ज़्यादा रहना पसंद करती है, क्योंकि उन लोगों की कंडीशन राजा और बिम यानी कि इन लोगों के घर की दास फैमिली की कंडीशन से बेटर है, तो उसको वहाँ पे रहना अच्छा लगता है, इसीलिए वह ज़्यादातर बकुल के घर में रहती है, जिसके बीच उन दोनों को आपस में इंटरेक्शन भी हो जाता है। ठीक है। और अनदर हैंड पे दिखाते हैं जो राजा है वो उर्दू में थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है, जो कि उनका लैंड ओनर होता है हैदर अली साहब। तो उनके पास ज़्यादा रहना पसंद करता है जस्ट बिकॉज ऑफ उर्दू, क्योंकि वो एक मुस्लिम है और राजा की काफ़ी तारीफ भी करता है, एडमायर करता है राजा को, राजा और उससे उर्दू सीखना काफ़ी पसंद करता होता है। ठीक है। तो हैदर अली से उर्दू सीखने के लिए हैदराबाद चला जाता है और वहाँ पे फिर हैदर अली की बेटी के साथ में शादी कर लेता है। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे? कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि जब हैदर अली से शादी करने के बाद जो बिमला का घर है जिस पे वो रह रहे होते हैं वो भी राजा का हो जाता है, और राजा वहाँ पर एक लेटर उनको भेजता है। इन दैट वो बोलता है कि उनको रेंट जो है वो बढ़ाना है या कुछ ऐसा ही लेटर होता है, जो कि विमला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। ठीक है। तो ये है, और इसके बाद में उन लोगों की कभी आपस में बात नहीं हुई, और देन वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, यानी 1970 में, जहाँ के बिम और तारा बैठ के बात कर रहे होते हैं। बिम जो है तारा के लिए चाय भी बनाती है, लेकिन बकुल का वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो उसके लिए वो चाय अच्छी नहीं बनाती, कम दूध की चाय बेसिकली वो बनाती है, ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो बिम है वो तारा को रिप्लाई करती है दैट अगर मुझसे राजा माफ़ी मांग लेता है तो मैं एक बार कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन उसने जैसी बात करी थी मैं उसे कभी वापस माफ़ नहीं कर सकती। ठीक है। और वापस से स्टोरी जो है वो पास्ट में शिफ्ट होती है, और जो अब का टाइम पीरियड है वो है 1940 का। पहले वाला टाइम पीरियड 1950 के आसपास का था, अभी 1940 का है। ठीक है। तो अभी क्या दिखाया है इसमें? इसमें दिखाया है कि तारा और राजा और बिम, ये तीनों हैं, और इनका एक छोटू सा बेबी, इनका एक और छोटू सा भाई आया है जिसका नाम है बाबा। ठीक है। इसका बर्थ हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा ना डिसेबल है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, वो अभी पैदा हुआ है। और इन लोगों के पेरेंट्स ना ऑलरेडी काम वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो बच्चों को ऑलरेडी ना ज़्यादा अटैचमेंट है नहीं पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं, जिस वजह से इनकी मौसी राधा इनके साथ में रहती होती है, और वो अपने पर्सनल लाइफ से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होती है ना, जिस वजह से वो ड्रिंक वगैरह भी करती रहती है, मतलब ऑल द टाइम वो नशे में रहती है और नॉट सो गुड रहती है। तो ये इनकी जो फैमिली है, तो बच्चे आपस में ही रहते हैं जो सभी है। अब मैंने जैसे कि बताया, तारा अपने साइड वाले घर में ज़्यादा रहना पसंद करती है, यानी बकुल की फैमिली के साथ में, और जो राजा और बिम है उन दोनों का बॉन्ड ना बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया है इस टाइम में, कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इतने ज़्यादा अच्छे सिबलिंग थे दोनों कि वो तारा को बेसिकली चिढ़ाते थे और उसको काफ़ी जेलस फील कराते थे, जिस वजह से, और जो तारा है वो साइड वाले होम में रहना पसंद करती थी। ठीक है। तो ये एक चीज़ दिखाई है, और दिखाया है कि जो दास फैमिली के, मतलब जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स, वो किसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और कुछ टाइम बाद जो उनकी मौसी है उनको इतना दुख होता है, और वो तो नशे में रहती ही थी पहले भी, तो एक दिन उनकी भी खाट पर डेथ हो जाती है। और फिर जैसे मैंने बताया, जो तारा है वो बकुल के साथ में शिफ्ट हो जाते हैं यूएस से, एंड राजा उर्दू सीखने के लिए हैदर अली के पास चला जाता है। तो ऐसे ये लोग जो है दास फैमिली एक तरीके से ये भी एक ऐसा ही पॉइंट फेस करती है जो कि पार्टीशन में इंडिया और पाकिस्तान ने फेस किया था, तो इसी तरीके से इसको आपस में लिंक कराया है। ऐसे ही सारे के सारे अलग हो जाते हैं, और जो बिम है वो बाबा की केयर करने के लिए उसके साथ रहती है, वहीं उनके पुराने घर में उसी कंडीशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टॉलरेट करते हुए। ठीक है। और एंड में ये आता है जब तारा चली जाती है, तारा और बकुल चले जाते हैं राजा की बेटी की शादी के लिए, और बिम लास्ट में ये बोलती है कि आते वक्त राजा को अपने साथ लेके आना, तो मैं उसे माफ़ कर दूँगी। तो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी हम बात कर लेते हैं अपने खुद के कंटेंट के बारे में। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द नोवेल।
Published in 1980, A Clear Light of Day is one of Anita Desai's most acclaimed work. 1980 में पब्लिश हुआ था और अनीता देसाई का सबसे अच्छा वर्क माना जाता है. Set in post-partition India, the novel explored the lives of the Das family, focusing on themes of time, memory, and family dynamics. The narrative oscillates between the past and the present, depicting how the past influences the present. Second is theme, time and memory. पहली theme है time and memory. The novel emphasizes how time affects relationship and how memories of the past shape the present. The siblings' lives are defined by their shared memory, which are both a source of pain and a connection. तो नोवेल में जो मेमोरी पार्ट दिखाया गया है उसने क्या शेप किया प्रेजेंट को कि वो एक ऐसा पार्ट है जो कि पेन भी देता है और हैप्पीनेस भी. Family dynamics and duty. Bim's sense of duty and her complex relationship with her sibling form the core of the novel. The tension between personal desire and familial responsibility is central to the plot. इसमें दिखाया है कि जो बिम है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रल प्लॉट बनाया हुआ है बेसिकली, क्योंकि जो प्लॉट में है बेसिक चीज़ यही दिखाई है कि बिम अपनी पर्सनल लाइफ में आगे नहीं मूव करती है, वो अपने भाई की ज़्यादा केयर करना सही समझती है. आइसोलेशन एंड कम्युनिकेशन. द नोवेल explores emotional isolation, particularly Bim's sense of being trapped in the family home and the lack of communication that causes rifts between the sibling. अभी क्या हुआ है कि बिम जो है वो अपने पुराने घर में रहती है जहाँ कोई और नहीं है बात करने के लिए, ठीक है. ना ही वो तारा के कनेक्शन में है ना ही वो राजा के कनेक्शन में है. अब लेस कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है और आइसोलेशन तो हो ही गया है क्योंकि वहाँ पे नो वन इज़ अवेलेबल, राइट. कैरेक्टर एनालिसिस. Bim Das, the protagonist who has taken the role of caretaker for her brother Baba. Bim is depicted as strong, the independent, but also burdened by her responsibilities. एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, बट ऑल्सो बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है. तारा दास, Bim's younger sister who has married and moved away, representing escape from the family's obligation. Tara struggled with guilt over abandoning Bim. यानी कि क्या है, जो तारा बिम की यंगर सिस्टर है उसने क्या किया, उसने शादी करी और वहाँ से वो चली गई. तो ठीक है, उसने क्या किया, वो अपने आप को एक तरीके से स्केप कर रही है, बचा रही है. Raja Das, the elder brother who distances himself from the family, showing how personal ambition and family ties can conflict. तो राजा दास के कैरेक्टर के बिहाफ पे ये दिखाया है कि जैसे उसने क्या किया, उसने अपने आप को फैमिली से दूर किया. क्यों? क्योंकि एम्बिशन, पर्सनल एम्बिशन और फैमिली कैसे आपस में ना टकरा सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ये कैरेक्टर ये शो कर रहा है. बाबा दास द आर्ट प्रेजेंस रिप्रेजेंट द फैमिलीज unresolved issue and unchanging aspect of that is that बाबा दास एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके थ्रू ये शो किया गया, ये रिप्रेजेंट किया गया है कि एक ऐसा अनसॉल्व्ड इशू है या उनका एक ऐसा पास्ट है जो चेंज नहीं है. ठीक है. सिम्बॉलिज्म एंड इमेजरी. ओल्ड दिल्ली एंड फैमिली होम. द डिकेइंग फैमिली होम in Old Delhi symbolizes the passage of time and facing of the past. It also represents the static, unchanging aspect of Bim's life. तो ये जो ओल्ड दिल्ली और उनका जो घर है ओल्ड दिल्ली वाला, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है बिम की कैसे, क्योंकि जो बिम की लाइफ है वो स्टक हो गई है ना, तो वो आगे मूव की है ना, वो कहीं पीछे जा सकती है बेसिकली. तो बिम की लाइफ स्टक हो गई है और वो जो घर है, पुराना घर सिचुएटेड, वो यही चीज़ शो कर रहा है. ठीक है. नेचर एंड एनवायरनमेंट. देसाई uses the changing seasons and the environment around the family home to reflect the characters' inner states and passage of time. तो जो नेचर और एनवायरनमेंट यूज़ किया, जो सीज़न यूज़ किए हैं अनीता देसाई ने, ये दिखाने के लिए कि फैमिली में कितने चेंजेस आए हैं और कितना टाइम स्पेस हुआ है. ठीक है. नैरेटिव टेक्निक्स. द नोवेल एम्प्लॉयज अ नॉन लीनियर नैरेटिव मूविंग बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. This reflects the fragmented nature of memory and how the past continues to influence the present. Desai's lyrics, prose, and detailed descriptions create a vivid picture of the characters' inner world and the setting.
तो ये जो नैरेटिव टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर नैरेटिव टेक्निक, जिसमें क्या रहता है, टाइम पीरियड का डिफरेंसेस शो किया होता है, ठीक है। और दूसरा है, उन्होंने प्रोज में, देसाई ने जो लिरिकल प्रोज और डिटेल डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है वो एक कैरेक्टर्स की एक क्रिटिकल पिक्चर शो करता है, जो कि वर्ल्ड और मतलब सेटिंग को शो करता है, ठीक है। हम लास्ट में ले लेते हैं रिलेवेंस एंड लेगेसी। The novel is considered a classic in Indian English literature and is praised for its introspective narrative and deep psychological insight. It reflects the broader socio-political change in post-partition India and how they impact individual lives and relationships. The structured approach covers the essential aspects of the novel, making it suitable. Right? तो क्या बोला है, रेलेवेंस एंड लेगेसी में ये दिखाया है, जो ये इस नोवेल के थ्रू ये दिखाया है कि एक इंडिविजुअल लाइफ पे पार्टीशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर कैरेक्टर की लाइफ के अकॉर्डिंगली उनकी चीज़ों को शो किया गया है, ठीक है। लास्ट में बात कर लेते हैं हम कंक्लूजन के बारे में। अ क्लियर लाइट ऑफ डे बाय अनीता देसाई इज अ डीपली introspective novel that explores the complexities of familiar bonds and burden of memory and a relentless passage of time. Through the lives of the Das sibling, Desai delves into theme of isolation, duty, and the struggle of reconciliation. The novel's non-linear narrative and rich symbolism underscore the idea, and the past is inextricably linked to the present, shaping the characters' identities and relationships. In the end, despite the unresolved tension, the novel offers a subtle hope for understanding and हमने यहाँ पे एक forgiveness, वर्ड यूज किया है, दैट इज that इरॉड। इरॉड while का मतलब may- होता है जब हम किसी चीज को while डिस्ट्रॉय time करने may के लिए erode, it also मतलब कोई has चीज the धीरे power धीरे डिस्ट्रॉय to होती है ना, heal the slowly with work, the time, दैट इज stand कॉल्ड as a इरॉड। poignant Basically क्या meditation on conclusion the बता रहा है enduring कि impact of family and यहाँ history पर on personal क्लियर life. लाइट ऑफ डे के अकॉर्डिंग अनीता देसाई ने एक ऐसा इंट्रोस्पेक्टिव नोवेल क्रिएट किया। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जब हम अंदर से किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट यानी कि इंस्पेक्शन होता है ना, छानबीन करना, तो ठीक इसी तरीके से इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने अंदर छानबीन करना, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसी इंट्रोस्पेक्ट नोवेल क्रिएट करी है जिसने पार्टीशन के टाइम पीरियड को ना एक तरीके से अंदर से छान दिया है। हर एक उस मोटिव के बारे में बात की गई है, हर उस एक चीज़ को रिलेट किया है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल उस टाइम में रहा है। आइसोलेशन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरेक्टर्स और मूव ऑन करना या स्टक हो जाना, सब चीज़ ऐसे अनरिजॉल्व सॉल्यूशंस के बारे में बात करी गई है जो लास्ट में स्टक हो गए, ठीक है, इरॉड हो गए। ओके तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर एक नेरेटिव स्टाइल यूज़ हुआ है दैट इज़ नॉन लीनियर नेरेटिव। नॉन लीनियर क्या होता है? बेसिकली नॉन लीनियर होता है जो चीज़ लीनियर में ना हो, यानी कि जो चीज़ स्ट्रक्चर में ना हो, लाइन में ना हो, नॉन लीनियर, ठीक है। क्या होता है कि अभी नोवेल में पहले पास्ट की बात करिए आप, ठीक है, यानी कि पहले बात हो रही है 1940 की, देन टाइम आ गया वापस से 1970 में, देन अगेन 1950 की बात हो रही है, देन अगेन 1970 की बात हो गई, ठीक है। तो पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट, तो स्ट्रक्चर में तो नहीं है, जिगजैग हो गया है ना, तो इसे बोलते हैं नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है? जब हम एक ही ट्रैक में बात कर रहा था, लेकिन 1970 की स्टोरी 1970 में चल रही है, ठीक है। जैसे कि हम अनटचेबल की बात कर सकते हैं। अनटचेबल किसकी थी? प्री इंडिपेंडेंस की टाइम की स्टोरी थी, ठीक है, वो एक ही लाइन में चल रही थी, एक ही ट्रैक था उसका, एक ही पीरियड था, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर। और अभी ये जिसमें हम अभी जो पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर। और दैट वाज द लेक्चर फॉर टुडेज वीडियो। आई होप अब सबको समझ में आ गई हो। क्लियर लाइट ऑफ डे बाय अनीता देसाई बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट वर्क था, काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आई, हमने सारी थीम वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिस पे जाकर आप मेरी वीडियो के जितने भी पैम्पलेट्स हैं उनका PDF ले सकते हैं फ्री में, बिकॉज आई नो कि बहुत ज़्यादा ना वीडियो को स्टॉप कर करके आप कंटेंट नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए PDF अवेलेबल करा रही हूँ। जितना भी मैं यहाँ पे स्लाइड्स यूज़ करती हूँ वो सारे आपको PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू मे हैव द फ्री PDF ऑफ माई कंटेंट। ओके एंड यस, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, आपको क्या लगता है बिम की लाइफ को लेके? बिकॉज बिम वॉज स्टक इन बिटवीन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो क्या बिम को अपनी लाइफ के साथ अहेड करना चाहिए था या वो सही थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ? क्या आपका थॉट है बिमला की लाइफ को लेके या राजा की लाइफ को लेके? तो कमेंट बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट एंड यस, लाइक वीडियो,
subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.